हेलो हेलो हेलो। तो इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि जो जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं उन टॉपिक को आपको हिंदी बाई अरुण सर, ये यूट्यूब चैनल का नाम है। अब इस यूट्यूब चैनल पर 4 तरह की क्लासें हैं। एक क्लास है रिवीजन के लिए, रिवीजन थ्योरी क्लास, और रिवीजन थ्योरी को आप करोगे 20 मिनट का शो है। और एक है 30 मिनट का शो, इसमें केवल थ्योरी की क्लास है। जो 20 मिनट और 30 मिनट में आपने जो भी पढ़ा है या जो आगे पढ़ोगे उसको रिवाइज किया है। दूसरा है टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लास। टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस क्लास है इसमें हर टॉपिक की कम से कम 2 क्लास, हर टॉपिक की कम से कम 2 क्लास है। और उन 2 क्लासों के अंतर्गत किसी में मैंने 60 क्वेश्चन कराए, किसी में 100। तो एक टॉपिक के आपके पास 160 क्वेश्चन हो गए। अब इन 160 क्वेश्चन में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ये आपके क्या है 60% है, ये आपके 100% है, किसी में 50 भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब टॉपिक वाइज आपके पास 160 क्वेश्चन हो गए तो उसमें अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन आ गए प्रीवियस। आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब तो आवाज सही है। अगर ऑडियो वीडियो दोनों चीज क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो जब आप इन 160 क्वेश्चनों को करोगे, ठीक है, तो इनसे बाहर आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन समस्या क्या है, बस पीडीएफ इकट्ठी करनी है। 100 पीडीएफ इधर से आ जाए, 50 कहीं और से आ जाए, ठीक है, और 50 के आसपास फ्री में मिल जाए और कुछ 99 रुपीज में मिल जाए। वो आदत पड़ गई है, पढ़ने का जो बेस्ट तरीका उस पर नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी पेड कोर्स में होते ही नहीं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं, यूट्यूब से सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ लाइव पढ़ने के बाद, किताब होने के बावजूद और बहुत दिनों से पढ़ने के बावजूद भी आपको बहुत सारी चीज चाहिए। इसका मतलब पढ़ाई थोड़ी ही हो रही है, तमाशा हो रहा है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ना पीडीएफ, ना किताब, ना मॉक टेस्ट, ना टेस्ट सीरीज। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो थ्योरी से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते और उसके बाद में या कुछ दिन के बाद वो भूल जाते हैं, उसके लिए फिर आप ये करो। तो रिवीजन के लिए क्या था, थ्योरी की क्लास 20 से 30 मिनट के शो में सारे टॉपिक है वहां पे जो भी आपकी परीक्षा में आएंगे। अब मान के चलो किसी को 10 दिन में हिंदी से फ्री होना है तो है ना यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ है। तो मैं रोज नहीं आता हूँ यूट्यूब पे, ना रोज पढ़ाता हूँ, ना मेरे पास टाइम है। लेकिन जब जब मैं किसी भर्ती को टारगेट किया हूँ, जब जब पढ़ाया हूँ तो शिद्दत से काम किया हूँ। तमाशा करना मुझे नहीं आता, ना मेरे अपने लाइफ में तमाशा पसंद है मुझे। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप पिछले कई साल से पढ़ रहे हो, लेकिन आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा, कभी भी चिंतन नहीं किया या अपने तरीके को नहीं बदला कि क्या रीजन है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे पहले भी तो एग्जाम दिए थे, इससे पहले भी वैकेंसी आई थी बहुत सारी। तो यहाँ पर आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो गई, तो ये 2 हो गए। इसके बाद तीसरी जो क्लास है यहाँ पर, वो है मिक्स क्वेश्चन, मिश्रित प्रश्न व्याख्या सहित। अब मैंने बहुत सारी चीजें की, जिसमें मैंने सीरीज का नाम रखा, उसमें मैंने पूरे सिलेबस से मिक्स क्वेश्चन लिए। तो जो आप मुक टेस्ट लगाते हो, टेस्ट सीरीज लेते हो, उसका तोड़ है ये। कोई भी आप एक नहीं है, कम से कम मैंने 5 से ज्यादा सीरीज यहाँ पे ली है। 5 सीरीज मैंने पूरे सिलेबस को, कम से कम मैंने वहां 40-40 क्लास आपको दी है, 30-30 क्लास दी है, इसमें पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मिक्स क्वेश्चन हैं। लेकिन आपको ये थोड़ी करोगे, आपको तो इकट्ठा करना है। फ्री में किताब दे दो 2-4, वो भी ले लेंगे, फिर पीडीएफ दे दो 100-150, वो भी ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्विंटल के भाव में क्वेश्चन दे दो इकट्ठा करके, वो भी ले लेंगे। फिर टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन चाहिए रोज के 10। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर उस पर भी चाहिएगा जो कम्युनिटी पोस्ट होता है। मतलब तैयारी तो देखो आप किस तरीके से करें। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, आपको आदत पड़ चुकी है, जैसे चाय पीने की, बीड़ी पीने की, गुटखा खाने की। भाई बिना बीड़ी पिए भी तो आदमी जिंदा चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। बिना सिगरेट पिए भी आदमी मजे में है। लेकिन बस आदत जिसको पड़ गई है, पीनी है, धुआं निकालना है, अंदर जाना चाहिए, फिर धुआं बाहर आएगा। ऐसे गुटखा खेनी है। अब गुटखा खेनी खाने से कौन सी सुंदरता आती है, कौन सा मानवीय गुण विकसित हो जाता है, गुटखा खेनी खाने से कौन सा आनंद है जो दूसरी चीजों में नहीं है। उसको आदत पड़ गई है, ऐसी आपको आदत पड़ गई है पीडीएफ से पढ़ना है, पीडीएफ आने तो, पीडीएफ नहीं है तो पढ़ाई नहीं है। मुक टेस्ट अगर नहीं लगाया तो तैयारी नहीं है। तो जब ये मुक टेस्ट नहीं थे तब लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए थे क्या? पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं हम। पढ़ने के तरीके 15 साल पहले भी वही थे, 15 साल बाद भी वही रहेंगे। सिलेक्शन लेने वाले सिलेक्शन लेते रहेंगे और बाकी लाखों बच्चे इसी समुद्र में डूब के गोता लगाएंगे फिर बाहर, गोता लगाएंगे फिर बाहर। भवसागर से पार भी जाना है, रोज गोता लगाने आ जाओगे तो ये तो अथाह समुद्र है एजुकेशन, शिक्षा। तो इसलिए आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा उस चीज के लिए। और चौथा क्या था? चौथा है मैराथन क्लास, मैराथन क्लास, और इन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। अब कम से कम यहाँ पर 15 से ज्यादा मैराथन क्लास है। अब उसमें मैंने क्या टारगेट किया? हिंदी साहित्य को अलग से टारगेट कर लिया, हिंदी व्याकरण को अलग से, हिंदी शब्दावली की अलग है, हिंदी विविध की अलग है। तो हिंदी के जो सेक्शन है अलग अलग, हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्दावली, हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र, उनकी मैराथन क्लास मैंने ली है और इसी यूट्यूब चैनल पे है। अरे लोग तो गूगल से, एआई से भी पढ़ लेते हैं पढ़ने वाले तो, लेकिन आपको क्या आवश्यकता है इतना समय बर्बाद करने की जब एक ही जगह आपकी सारी चीजें हैं। और जो टॉपिक मैंने अब तक नहीं कराए हैं आपको करने, आप पढ़ के देखो यूट्यूब से, अगर सारी चीज क्लियर नहीं हुई तब बताना मुझे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, पढ़ने के उस तरीके को अपनाओ जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी की प्रैक्टिस कहाँ होगी? यहाँ से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो तो मैंने क्लास के लिए भी नहीं बोला आज तक। जब मैंने क्लास ली थी तब कभी नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ठीक है, जो बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो गया उनको मुझे रिवीजन कराना है, प्रैक्टिस करानी है, तो मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ। जैसे आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस पूरा होगा, मैं यूट्यूब पे दोबारा से फिर क्लास शुरू कर दूंगा, ताकि जो मैंने पढ़ाया है वो किस तरीके से बच्चा देख तो ले इम्प्लीमेंट कर पा रहे कि नहीं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे करने पे फोकस मत करो, आप अपनी चीज़ों से फ्री होने की आदत डालो। ठीक है जी। इसके साथ यहाँ पे क्या था टॉपिक हमारा? रस वाला टॉपिक था जी। और रस में आज हमें पढ़ना है, शायद 4th वेद है रस का, और वो है करुण रस। क्योंकि 3 रस हमने कल कर लिए थे, श्रृंगार, इसके साथ प्यारे दोस्तों वीर और हास्य रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है,
और सुमुख जो कहते हैं प्यारे दोस्तों, हम दुख को कहते हैं, पीड़ा को कहते हैं। करुण रस वहां होता है जहां जहां किसी प्रिय व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ की हानि, क्षति, नुकसान या टूट फूट हो जाए। दूसरा, जहां किसी प्रिय वस्तु पदार्थ प्राणी से हमेशा के लिए दूर हो जाए, वो क्या कहलाता है? करुण रस। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था मात, अभी तो मुकुट बंधा था मात, अभी तो मुकुट बंधा था मात, कल ही हुए हल्दी के हाथ। अभी तो मुकुट बंधा था मात, कल ही हुए हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल। हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार। आप रस को पढ़ रहे हैं, रस केवल अनुभूति का विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। रस को केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था मात, अर्थात सर पे सेहरा सजा था। कल ही हल्दी के हाथ, एक दिन पहले जो है उसका हल्दी चंदन लेप लगाया गया है, जिसको आप हल्दी वाली रस्म भी कहते हैं। खुले भी न थे लाज के बोल, आपस में ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी। हाय रुक गया, तो ये जो हाय शब्द है, ये अकेला हमें बता रहा है कि इसमें शोक भाव है, इसमें दुख है, इसमें पीड़ा है। एक अकेले शब्द से पंक्ति में, वाक्य में रस की पहचान की जा सकती है। फिर यहाँ क्या कह रहा है? रुक गया यही संसार। तो रुक गया संसार में जीवन लीला समाप्त हो गई। तो जहाँ जीवन लीला समाप्त हो जाए किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की, वो जरूरी नहीं इंसानी हो, पशु भी हो सकता है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो आपका घर मकान भी हो सकता है, वो गाड़ी भी हो सकती है, ठीक है जी, वो अच्छा मित्र भी हो सकता है। तो किसी में भी डायमेजेशन हो, टूट फूट हो जाए तो भी दुख होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो वो कोई भी व्यक्ति, मैंने यहाँ जो शब्द प्रयोग किए उन पे फोकस करो। कोई व्यक्ति, प्राणी का मतलब पशु पक्षी हो सकता है, कोई पालतू पशु है, पक्षी है, ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, घर मकान हो सकता है, घर में कीमती चीज है, चोरी हो गई तो दुख होगा। वो टूट जाए
भूकंप आ जाए, भूकंप में चीजें नष्ट हो जाए, बाढ़ आ जाए उसमें नष्ट हो जाए, आगजनी हो जाए, तो क्षति है, कोई नुकसान है, टूट फूट है, तो उस सब से क्या होगा, शोक भाव उत्पन्न होगा। तो जहाँ किसी प्रिय वस्तु पदार्थ प्राणी से हमेशा के लिए दूर होना पाया जाए, हमेशा के लिए दूर होना पाया जाए, तो क्या कहलाता है, करुण रस। क्लियर। इसके बाद फिफ्थ, भयानक रस। वहां स्थायी भाव क्या है जिसका, स्थायी भाव है अर्थात डर है, ये आपको ध्यान रखना है। भयानक रस कहाँ होगा, एकांत स्थान, सुनसान जगह, अंधेरी रात, घनघोर आवाज, घनघोर आवाज, भूत प्रेत, घनघोर आया भूत प्रेत, तूफान, चक्रवात, आंधी, आगजनी, जहाँ आग लगी हो, सुनामी, कोरोना जैसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी, भीषण युद्ध, बाढ़ आदि के विकराल रूप को, आदि के विकराल रूप को देखकर, आदि के विकराल रूप को देखकर, सुनकर या पढ़कर हृदय में जो भय, डर उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, उससे 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 भयानक रस की, उससे भयानक रस की, उससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है, उससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा, क्या है जी, किसी हिंसक प्राणी, किसी हिंसक प्राणी, जीव जंतु, किसी हिंसक प्राणी जीव जंतु अत्याचारी, अत्याचारी, अत्याचारी के, किसी हिंसक प्राणी जीव जंतु अत्याचारी, राक्षस, शत्रु, शत्रु को
देख कर, शत्रु को देखकर, शत्रु को देखकर जो जो भय उत्पन्न होता है उससे उससे भयानक रस की, उससे भयानक रस की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। जैसे जी, जैसे एक और अजगरी लकी, एक और अजगरी लकी, एक और मगराए, एक और अजगरी लकी, एक और मगराए, विकल बटोती, एक और अजगरी लकी, एक और मगराए, विकल बटोती, बीच में परियो मूर्छा आए। तो यहाँ पे क्या है जी, हिंसक जीव जंतु, अजगर, मगरमच्छ, आपकी स्थिति क्या है, आप बीच में हो, परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ अजगर और मगरमच्छ क्या है जी, आपके विभाव है। तो ये कहलाएगा आपका आलंबन, ये भी क्या है आपका आलंबन विभाव। आप कहाँ हो, ये आपका उद्दीपन विभाव है। आपकी स्थिति क्या है, आप उन दोनों के बीच में हो। तो ये मूर्छा क्या है, ये संचारी भाव है, जिसको आचार्य भरत मुनि ने संस्कृत में व्याभिचारी भाव कहा। संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। तो सबसे पहले रस उत्पन्न कैसे होता है, उसके लिए हमें विभाव की आवश्यकता होती है। विभाव होते हैं दो प्रकार के, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन का काम होता है सोए हुए डर भय को जगाना, और वो जगा रहे हैं यहाँ अजगर और मगरमच्छ। अजगर और मगरमच्छ को देख के जो सोया हुआ डर था वो जाग गया, और फिर जो स्थिति उन दोनों के बीच में बनी, इस उद्दीपन ने उसमें तीव्रता लाई, उस डर को और ज्यादा बढ़ा दिया। जी, अब वो डर जब बढ़ गया तो वो आपके शरीर में दिखाई देगा, जिसको हम काया कहते हैं, आपकी वाणी में दिखाई देगा, आपके मन मस्तिष्क में दिखाई देगा, और वो संबंध आत्मा के साथ भी जुड़े। यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होगी डर की वजह से अलग तरह से रिएक्शन देगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब विभाव के माध्यम से अनुभाव जागृत हो जाते हैं, शरीर बॉडी लैंग्वेज उस तरह का रिएक्शन करने लगती है, तो हमारे शरीर में जो स्थायी भाव होते हैं वो प्रगाढ़ स्थिति में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं हम डर। तो डर वो पूरे बॉडी में, हमारी वाणी में, हमारे शरीर में दिखाई देता है, तो उसको हम भय स्थायी भाव कहते हैं। अब उसकी वजह से ये मूर्छा आएगी, डर की वजह से। लेकिन ये मूर्छा हमेशा नहीं रहेगी, ये कुछ समय के लिए रहेगी। पानी वानी पी लोगे, पानी का छींटा वीटा मार देंगे आपके ऊपर, तो आप उस पहले वाली पोजीशन में आ जाओगे।
तो यानी कि संचारी भाव क्या है, जो संचरण करते रहते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही कुछ समय के बाद में ये नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, उनको हम संचारी भाव कहते हैं। तो यहाँ पर केवल एक शब्द अजगर आपको बता रहा है कि इसमें भयानक रस, मगरमच्छ इसमें बता रहा है कि इसमें भयानक रस है। मूर्छा बता रही, मूर्छा कब आएगी, डर की स्थिति में, उससे पहले मूर्छा आएगी नहीं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। जी जी श्रीकांत जी, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है जी। आपको कुछ भी बुक वुक कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ इसी क्लास के शुरू में सारी चीज मैं बता चुका हूँ। हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल, रिवीजन थ्योरी की क्लास, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की दो क्लास, और इसके साथ मिश्रित क्वेश्चन वाक्य सहित 5 सीरीज है। कोई भी एक सीरीज ज्वाइन कर लो और मैराथन क्लास अटेंड कर लो 15। ना कोई बुक, ना कोई मॉक टेस्ट, ना कोई टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हो गया जी आपका भयानक रस 5वां। इसके बाद 6 क्या है जी, रोध रस। स्थाई भाव क्या है, क्रोध। रोध रस कहाँ होगा, जहां जहां अपने ऊपर या अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों, माता पिता, अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों, माता पिता पर मिथ्यारोप, झूठा लांछन, झूठा लांछन, मिथ्यारोप, झूठा लांछन, चोरी का इल्जाम, चोरी का इल्जाम, चोरी का इल्जाम, चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए, वहां भी रोध रस उत्पन्न होता है। दूसरा, जहां जानबूझकर अपमान किया जाए, जहां जानबूझकर अपमान किया जाए, हानि या नुकसान, जानबूझकर अपमान किया जाए, हानि या नुकसान पहुंचाया जाए, जहां जानबूझकर अपमान किया जाए, हानि या नुकसान पहुंचाया जाए, हानि या नुकसान पहुंचाया जाए, हानि या नुकसान पहुंचाया जाए, गरीबों का शोषण, गरीबों का शोषण किया जाए, गरीबों का शोषण किया जाए, दीन दुखियों को सताया जाए, दीन दुखियों को सताया जाए, या ऐसा है पर
ऐसा है पर अत्याचार हो रहा हो तो वहाँ क्या होता है, रोध रस। कैसे? कहा केकई ने से क्रोध दूर हो अरे निर्बोध। तो कहा केकई ने से क्रोध, केकई के ऊपर झूठा लांछन लगाया गया कि आपकी वजह से भगवान राम, लक्ष्मण और श्री कृष्ण सीता में माता को वनवास मिला है। तो केकई को जब दोष दिया गया तो केकई को गुस्सा आ गया, क्योंकि केकई पे झूठा आरोप था, मिथ्या आरोप था, झूठा लांछन था। क्योंकि केकई नहीं चाहती थी कि राम, लक्ष्मण और सीता वन को जाए, भरत को गद्दी। वो तो अपने आप में एक नियति के द्वारा बनाया गया जो नियम था कि भगवान राम सक्षम थे, उन्होंने अवतार इसीलिए लिया था इंसान के रूप में कि उनको जो अत्याचारी थे, जो राक्षस थे, उनका विनाश करना था। दूसरा, विश्वामित्र ने जो राक्षसों के द्वारा जो साधु सन्यासी तपस्वी मुनि ऋषि थे उनको परेशान किया जा रहा था, जो वो पूजा पद्धति अपनाते थे, उस पूजा पद्धति का विरोध राक्षस करते थे, हवन नहीं करने देते थे जंगलों में, तो वहां उसके अंतर्गत विश्वामित्र ने दशरथ को रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप राम और लक्ष्मण दोनों को समाज कार्य में और राष्ट्र के बचाव के लिए, और रावण चूंकि अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा था, उसको रोकने के लिए आप इनको राजगद्दी पे ना बैठा के उसकी पृष्ठभूमि में जैसे जो रावण था उसके राज्य विस्तार को रोकने की जिम्मेदारी दी जाए। दशरथ ने मना कर दिया, बोले कि नहीं, राम को हम राजगद्दी देंगे, राजा रहेगा, बाकी जब भी स्थिति आएगी तो युद्ध हम करेंगे। लेकिन विश्वामित्र चूंकि चीजों को भाप चुके थे, राजा दशरथ उस चीजों को नहीं समझ पा रहे थे, तो फिर विश्वामित्र केकई के पास गए कि आपके पास दशरथ के दिए गए वचन है कि जब एक युद्ध के दौरान केकई ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, तो उस समय राजा दशरथ ने केकई को कुछ वचन दिए थे कि आप मेरे से कुछ भी मांग सकते हो, जिसको हम वरदान कहते हैं, ठीक है, वचन कहते हैं। तो केकई को बताया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है जो रावण है वो राज्य विस्तार के चक्कर में अयोध्या तक पहुंचेगा और हमारे जो तमाम जो आश्रम है उनको विनाश करेगा। क्योंकि जो ऋषि मुनि थे वो दूरदर्शी थे, वो चीजों को जान लेते थे, उनका जो संपर्क था प्रजा में ज्यादा था राजा के मुकाबले। तो केकई से जब कहा गया कि आपको जो वचन दिए गए हैं दशरथ के द्वारा, आप उसका प्रयोग करो, तो केकई गई राजा दशरथ के पास और वो बोले कि आप मना नहीं करोगे, आपने तो मुझे वचन दिए हैं। तो उस समय जो दशरथ को समझ में आया नहीं कि केकई क्या मांगेगी, तो उस समय केकई ने कहा कि भरत को गद्दी पे बैठाओ। उसने इस वजह से नहीं कहा था कि ये मेरा बेटा है इसलिए गद्दी पे बैठाओ, भरत को तो वो शिक्षा दी नहीं गई थी ऋषियों के द्वारा, ठीक है, उसमें से राम को शिक्षा दी गई थी राजगद्दी को चलाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि भरत चूंकि वो अपनी नानी के यहाँ रहता था और वहां उसने बहुत सारी चीजों को सीख लिया था, तो उन्होंने कहा भरत गद्दी पे बैठेगा और राम जाएंगे जंगल में, वो भी विश्वामित्र के साथ, और किस पर्पज से जाएंगे वो सारा पर्पज बताया। अब जैसे राम को वनवास मिलने की जो बात आई, क्योंकि एक दिन में तो काम होना नहीं था, तो राम को वनवास की बात आई तो राजा दशरथ को हृदय आघात हो गया, क्योंकि उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। अब लोगों ने सारा का सारा दोष केकई पे मंड दिया, जबकि केकई से वो काम किसने कराया था? विश्वामित्र ने। किसके लिए कराया था? प्रजा की भलाई के लिए। किस लिए कराया था? राक्षसों को खत्म करने के लिए, रावण के राज्य विस्तार को रोकने के लिए। अब चूंकि राजा दशरथ को हृदय आघात हुआ, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं,
और राम को वनवास मिल गया क्योंकि वो वचन दिया था, और वो कह भी है, रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण गए लेकिन वचन बचे। तो राम को वनवास हो गया और दशरथ को हृदय आघात हो गया। सारा दोष अयोध्या वासियों ने, बाकी लोगों ने केकई पे मर दिया, जबकि केकई की कोई गलती नहीं थी। तो फिर क्या कहा केकई ने सह क्रोध, दूर हो अरे निर्बोध। निर्बोध मतलब मूर्ख है, तुम्हें जानकारी है ही नहीं, तुम जो मेरे ऊपर मिथ्यारोप लगा रहे हो, मेरे ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हो, उसमें मेरा दोष नहीं है। इसलिए केकई को गुस्सा आ गया। क्यों? मिथ्यारोप झूठा लांछन लगाने से ये क्या हो गया आपका? क्रोध अर्थात रोध रस हो गया। ठीक है, इसके बाद 7वां अद्भुत है। विस्मय, इसे कहते हैं विस्मय, आश्चर्य को। हाँ होगा अद्भुत रस, असंभव कार्य को संभव करके दिखाया जाए। असंभव कार्य को संभव करके, असंभव कार्य को संभव करके दिखाया जाए। वो क्या कहलाता है? अद्भुत रस। कल्पना से, अकल्पनीय। ठीक है जी, कल्पना से परे, कल्पना से परे की विषय वस्तु, कल्पना से परे की विषय वस्तु, तथ्य, घटना, प्रसंग का वर्णन हो, वो भी अद्भुत रस क्या है? तीसरा, चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन। चमत्कारिक घटना या प्रसंगों का वर्णन कहाँ होता है जी? अद्भुत रस में होता। जैसे आगे नदियां, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे, घोड़ा कैसे जाए पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। राणा ने सोचा, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, नदी क्या है? अपार है। घोड़ा कैसे जाए पार, टेंशन में आ गया। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। चमत्कारिक घटना है, कल्पना से परे की विषय वस्तु है। असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। जहां नदी अपार थी, नदी को पार नहीं पाया जा सकता था, वहां राणा जी सोच ही रहे थे, घोड़ा उस पार चला गया। चलिए, ऐसे ही हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग,
हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। बात समझ में आई? हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं है, बिना पूंछ में आग लगे सारी लंका जला दी, निशाचर राक्षस भगा दी। ये क्या कहलाया? अद्भुत रस कहलाया। कौन सा रस? अद्भुत रस। इसके बाद 8वां विविध रस। कहाँ होता है विविध रस? जहां जुगुप्सा भाव हो, जहां क्या हो? जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? ग्लानि। जहां गिल्टी हो, ग्लानि हो, वो जुगुप्सा कहलाता है। कहाँ होगा जी? जहां सड़ी गली, सली गली, जहां सड़ी गली जली, जली फटी हुई, दुर्गंधशील। सड़ी गली जली फटी हुई दुर्गंधशील, दुर्गंधशील वस्तु, पदार्थ, जीव की काया, जीव की काया, काया कहते हैं शरीर, जीव की काया का वर्णन हो, वो क्या कहलाता है? विविध रस। दूसरा, जहां पंक्ति या जहां पंक्ति या वाक्य में, जहां पंक्ति या वाक्य में खून, रुधिर, जहां पंक्ति या वाक्य में खून, रुधिर, पंक्ति या वाक्य में खून, रुधिर, हड्डी, हाड़, मांस, मज्जा। जहां पंक्ति या वाक्य में खून, रुधिर, हड्डी, हाड़, मांस या मज्जा, मांस या मज्जा का वर्णन हो, वो क्या कहलाता है? विविध रस। जैसे जैसे सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आंक दो खारत निकारत। सिर पर बैठो काग, आंक दो खारत निकारत। सिर पर बैठो काग, आंक दो खारत निकारत। गिद्ध गिद्ध जांग को, गिद्ध जांग को खोद खोद कर, गिद्ध जांग को खोद खोद कर मांस उखाड़।
सिर पर बैठो काग आंख दो खारत निकारत, गिद्ध जांग को खोद खोद कर मांस पुकारत। तो इसमें क्या आ गया जी, इसमें मांस आ गया, ठीक है जी, ये रहा जी यहाँ मांस। तो अगर कहीं पर खून रुधिर हड्डी हाड़ मांस मज्जा का प्रयोग हो तो आंखें बंद, वहां पे विविध रस होगा, क्योंकि वो जुगुप्सा का कारण है। जुगुप्सा किससे उत्पन्न होगी? जुगुप्सा वो ग्लानि है, वो गिल्टी है, जहां आप बदबू देख के, कूड़े का ढेर देख के, गंदगी देख के आप अपने नाक को मुंह को बंद कर लेते हो अपने हाथ से या फिर रुमाल से। जी जी जी, मोनिंदर यादव जी, कोर्स कब कंप्लीट होगा? आज से क्लास लेना बंद कर दो, कोर्स कंप्लीट, ठीक है जी। वो तो आपके हाथ में है कोर्स, टीचरों के हाथ में थोड़े ही है। टीचर तो पढ़ा रहे हैं, 6 साल से लोग पढ़ रहे हैं, आगे भी 10 साल और पढ़ाएंगे, फिर भी पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो मतलब जब ये आपको यही नहीं पता कि आपने जिस चीज में फार्म भरा है उसका सिलेबस क्या है, उसमें कितने टॉपिक आपने पढ़ लिए, कौन कौन से टॉपिक बच गए, ये तो आपका कमेंट ये होना चाहिए था, सर जी ये टॉपिक अभी आप आगे कब कराओगे, कोर्स कंप्लीट कब होगा। इसका सीधा सा आंसर यही है कि आप क्लास बंद कर दो, क्लास लो ही मत, कोर्स कंप्लीट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर तो आपको तब तक पढ़ाएगा जब तक पेपर में पूछे जाने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को कंप्लीट नहीं कर लेगा, ठीक है। और समस्या सबसे बड़ी यही है कि अब तो आप कुछ मिनटों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए कि भाई हमें सिलेक्शन लेना है, हमने फार्म भरा हुआ है, हमारा एग्ज़ाम है, और पता चलेगा जैसे ही क्लास ख़त्म हुई कि 24 घंटे में से केवल 4 घंटे हम पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, बाकी 20 घंटे कहाँ दिए उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। जब बच्चे क्लास लेने का मन बनाते हैं ना, तो उस समय उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और जो चीज़ चल रही होती है, जो सिलेबस होता है, उस पर उसका फोकस ही नहीं होता। दाएं बाएं की चीज़ें, पेपर कब होगा, मेरिट कितने पे जाएगी, ओबीसी की सीट बढ़ेगी कि घटेगी, ठीक है। ये तमाम तरह के जो द्वंद्व के साथ हम तैयारी करते हैं, इसी वजह से हमारा एक नहीं बल्कि 4, 5, 6 बार परीक्षा में बैठने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता। मुद्दा यहाँ ये नहीं था, मैंने कई बार आपको पहले भी सिखाया कि जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, या जो नेट जेईई की तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, वो कभी भी ये अपने दिमाग में लाते ही नहीं हैं हमारी परीक्षा कब है, हमारे फार्म कब आएंगे, हमारी पोस्ट कितनी है, ठीक है जी, हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, हमें पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, ये उन बच्चों में नहीं है जो 9th क्लास से तैयारी करते हैं नेट जेईई की, जिनको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, जिनको इंजीनियर बनना है, जो देश के बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं आईआईटी, उसमें सिलेक्शन चाहिए, लेकिन वो भी इन चीज़ों के दिमाग नहीं लगाते हैं। यहाँ दिमाग वो इन्हीं बच्चों का लगता है जो बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं और उनको यही नहीं पता चला कि तेरा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ। बस फिर पढ़ना शुरू, और तब तक पढ़ेंगे जब तक फार्म भरने की उम्र ना निकल जाए। लेकिन वही 9th क्लास में तैयारी करने बैठा, नहीं कुछ बच्चे 12th पास के बाद भी तैयारी करते हैं, फिर भी वो नेट जेईई निकालते हैं। उसका मुद्दा पता है क्या है? वो सिर्फ टीचरों पे डिपेंड हो जाते हैं। टीचर ने जो रास्ता दिखाया हम उस रास्ते पे चलेंगे और सिलेक्शन लेंगे। लेकिन आप तो खुद में विद्वान हो, खुद में साहित्यकार हो, ठीक है। वो यही समस्या है कि आपका घड़ा पहले से भरा हुआ है, तो उसमें और क्या हम भरे, क्या उसमें डालें, जो भी डालेंगे वो सब बाहर आएगा, फ्लो है। इतना ज्ञान आपके पास इकट्ठा हो गया कि हम कुछ भी बताएंगे तो आपको ना तो यकीन आएगा, ना विश्वास होगा, और ना आप उससे समझ पाओगे। अब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो देखेंगे कितनी पोस्ट आएगी, एग्जाम कब होगा, कभी नहीं सोचते हैं। उनको अपना सिलेबस तैयार है। अब जिस दिन वो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, आने दो एग्जाम, पूछने दो जो पूछेगा वो। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, पढ़ने के तरीके बदल लो, सिलेक्शन 2026 में हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गए जी 8 रेस्पॉन्स से। तो सिर पर बैठो काग, सिर पर कौवा बैठा, आग दो खरत निगाह, दोनों आंख को निकाल के खा रहा है। केवल सुनने मात्र से आपके हृदय के अंदर ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ, उस ग्लानि को हम जुगुप्सा कह रहे हैं, और उसी जुगुप्सा से विविध रस की उत्पत्ति होती है। गिद्ध जांग को खोद खोद कर, जो गिद्ध हैं
वो जांग को खोद के मांस निकाल रहे हैं। तो केवल सुनने मात्र से, ठीक है, जुगुप्सा का भाव, ठीक है, इसमें मांस शब्द का प्रयोग, जिस पंक्ति में खून, रुधिर, हड्डी, हाड़, मांस, मज्जा का वर्णन हो वहां विविध रस होता है। शांत रस कहाँ हुआ, इसको कंप्लीट करते हैं। शांत रस, स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। निर्वेद किसे कहते हैं, जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है, जिसकी इच्छाएं शेष ना रहे, जिसकी इच्छा शेष ना रहे, इच्छाएं पूर्ण हो गई है, मोह माया लोभ लालच आदि दुर्गुणों से विरक्ति, आदि दुर्गुणों से विरक्ति का भाव जिसके अंदर आ गया हो। तीसरा, जीवात्मा परमात्मा प्रकृति के रहस्य का वर्णन हो, वहां क्या होगा, शांत रस। जीवन की नश्वरता, क्षण भंगुरता, जीवन की नश्वरता, क्षण भंगुरता, मृत्यु का निश्चित होने का भाव हो, जहाँ ऋषि मुनि साधु साध्वी तपस्वी तपस्विनी का वर्णन हो। इन सब कंडीशन में क्या होगा, शांत रस। हिंदी के जो 9 रस होते हैं वो कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। इसके बाद वत्सलता यानी कि वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, स्थायी भाव वत्सलता, इसको क्या कहते हैं, ममता। कहाँ होगा, श्री कृष्ण जी की बाल क्रीड़ा वर्णन। दूसरा, यशोदा व श्री कृष्ण की ममता व वत्सलता का वर्णन। सूरदास का वात्सल्य वर्णन। माता पिता का बच्चों के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम व स्नेह वर्णन। ये क्या कहलाएगा, वात्सल्य। इनको एग्जाम्पल देके नहीं पूछा जाता। 11वां,
भक्ति रस, भक्ति विषयक प्रेम। भक्ति विषयक प्रेम का होता है किसी भक्त या किसी भक्त का भगवान के प्रति, किसी भक्त का भगवान के प्रति प्रेम वर्णन। दूसरा, जहाँ किसी देवता या देवी के नाम का स्मरण हो, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान, राम, श्री कृष्ण आदि देवता व लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आदि देवियों की आरती, पूजा, कीर्तन, भजन या आराधना हो, वो क्या कहलाते हैं? भक्ति रस। जहाँ मोक्ष, वैराग्य, त्याग, मोक्ष, वैराग्य, त्याग, समर्पण का, मोक्ष, वैराग्य, त्याग, समर्पण का भाव हो, वहाँ क्या कहलाते हैं? भक्ति रस। आपको ध्यान रखना है, वो कोई भी सेंटेंस दे, कोई भी पंक्ति दे, कोई भी स्थिति कंडीशन दे, अगर वो इनकी बात कर रहा है तो वहाँ भक्ति विषयक प्रेम है, और वहाँ जो रस होगा वो क्या कहलाएगा? भक्ति रस। किसी भी भगत का भगवान के प्रति प्रेम का वर्णन दिखाया गया हो, किसी देवता देवी का नाम आ गया हो पंक्ति में, उनकी पूजा आराधना कीर्तन हो रही हो, कहीं मोक्ष की बात हो, कहीं वैराग्य की बात हो, कहीं त्याग की बात हो, कहीं समर्पण का भाव हो, ठीक है, तो वो सब क्या है? भक्ति रस की कंडीशन। तो ये हो गया जी हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम दूसरा ग्रुप, दूसरा सेक्शन लेंगे मंडे की क्लास में। तो हमने काव्य शास्त्र को कंप्लीट कर लिया है, जिसको हम शॉर्ट में काव्य भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे 5 टॉपिक आते हैं। एक है आपका शब्द शक्ति, दूसरा काव्य के गुण, तीसरा अलंकार, चौथा छंद और 5वां आपका रस। तो काव्य शास्त्र कंप्लीट हो गया। अब हिंदी को ऐसे अलग अलग सेक्शनों में हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे हिंदी का उद्भव और विकास है, हिंदी व्याकरण है, हिंदी शब्दावली है, काव्य शास्त्र है, और हिंदी व्याकरण है, और हिंदी विविध। तो ऐसे हिंदी को अलग अलग सेक्शनों में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कुछ सेक्शन आपके कंप्लीट हो गए हैं, कुछ आपके बचे हुए हैं। जो बचे हुए सेक्शन हैं अगले सप्ताह आपसे चर्चा करके हम उसी सेक्शन को पहले कराएंगे।
जिसका भी पेपर में वेटेज ज़्यादा है और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो मंडे को मिलते हैं हिंदी के एक और नए बेहतरीन सेक्शन और एक ग्रुप के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।